ये हाइपोथैलेमस का ब्रेन की फिगर है जो नीचे दी हुई है। हाइपोथैलेमस, ये है पोन्स, अबडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये है सेरेबेलम, क्वाड्रिजेमिनल बॉडीज, ये है मेडुला नीचे का, ऑप्टिक chiasma, लेमिना टर्मिनालिस, थर्ड वेंट्रिकल, पिनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। लैटरल, सेंट्रल, ये जो घड़ी 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 जैसे होती है उसको सल्कस कहते हैं। सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स। हेलो। हाँ हाँ। ये पूरा हो गया। नहीं, ये जो है, हाँ हम यहाँ पर थे ना। ग्लूकोज का स्तर जब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो हमें भूख का एहसास होता है। लेकिन हम्म। इंसुलिन, यहाँ पे डायबिटीज जो रोगी होते हैं उनका क्या होता है कि उनका तो अत्यधिक होता है। ब्लड ब्लड में ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा होता है, फिर भी उन्हें भूख बहुत लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन न होने के कारण, अभी इंसुलिन भी होता है, एक मेन फैक्टर है कि इंसुलिन भी होना चाहिए। तो ये इंसुलिन जो है, ये न होने के कारण उनके शरीर में कोशिकाएं को में ग्लूकोज की मात्रा प्रवेश नहीं कर पाती है। इंसुलिन न होने के कारण, ये इंसुलिन जो है, ये न होने के कारण शरीर की कोशिकाओं में आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा प्रवेश नहीं कर पाती है। अंततः यह कोशिकाएं भूखी रहने पर हाइपोथैलेमस को संवेग भेजती रहती है, जिसके कारण भूख के केंद्रक उत्तेजित बने रहते हैं। तो इन्हें ऐसे लगता है कि इंसुलिन नहीं है ना उसमें, तो वो उसको लगता है कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है, तो वो भेजता रहता है ऊपर भी, संवेग भेजता रहता है हाइपोथैलेमस को। क्यों होता है ये? इंसुलिन न होने के कारण भूख ज्यादा लगती है, उसका ये कारण है। प्यास, अब उसके बाद प्यास, थर्स्ट। शरीर में पानी की मात्रा शरीर भार के अनुपात में 60% है, जिसमें से 40% कोशिकाओं के अंदर इंट्रा सेलुलर प्यास। शरीर में पानी की मात्रा शरीर भार के अनुपात में 60% है। शरीर भार यानी कि हमारा जो वेट है उसके अनुसार 60% होना चाहिए, जिसमें 40% कोशिकाएं के अंदर इंट्रासेल्युलर है और 20% कोशिकाओं के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर इंक्लूडिंग ब्लड है। इसी 20% में कमी होने पर हाइपोथैलेमस स्थित विशेष ऑस्मोरिसेप्टर्स प्यास की एहसास करवाते हैं। अंतस्रावी तंत्र में वर्णित एडीएस हार्मोन एवं किडनी में जल का पुनः शोषण। देखिए, अच्छा ये यहाँ पे हमें देखने के लिए कहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने एडीएस पढ़ा था, तो वो वहां पे देखना है। प्यास, तो टोटल हमारा 60% पानी होता है, और उसमें से 40% जो है वो इंट्रासेल्युलर सेल्स में कोशिकाओं में होता है,
और 20% जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर ब्लड में होता है। तो ये जो 20% जो है ये ब्लड में जो होता है वो हाइपोथैलेमस स्थित विशेष ऑस्मोरिसेप्टर्स प्यास का एहसास कराते हैं। अगर ये पानी की कमतरता हो जाए तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑस्मोरिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को ये भेजते हैं संदेश भेजते हैं कि पानी की मात्रा कम हो गई है। तो फिर वहां से आदेश आ जाएगा क्या करना है, प्यास लगी है चलो पानी पियो। तो इस तरह से ये प्यास फर्स्ट है। हाइपोथैलेमस उसको भी कंट्रोल कर रहा है ऑस्मो रिसेप्टर्स से। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में है ये ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर एहसास कराते हैं कि अभी पानी की कमतरता है, पानी पियो, प्यास लगी है। फिर उसके बाद में है जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कई कार्य प्रतिदिन एक निश्चित लय में होते रहते हैं, जैसे कि भूख लगना, मल त्यागना, सुबह सोकर उठना एवं रात में सो जाना। यह जैविक घड़ी लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है। ये जैविक घड़ी जो है ये लिम्बिक सिस्टम से संबंधित है। और लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है हाइपोथैलेमस। यौन संबंध बनाने की भावना उत्पन्न करना, ये भी हाइपोथैलेमस का ही काम है। माँ के में मातृत्व की भावना एवं उसके स्तनों में दुग्ध का उत्पादन करना, ये भी हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है, वो ही कंट्रोल कर रहा है। ये है ब्रेन का फिगर। मसल टोन और पैरालिसिस। प्रमस्तिष्क, अभी ये सेरेबेलम है, उसके आगे है सेरेबेलम। मस्तिष्क बहुसंख्यक कोशिकाधारी प्राणियों में शरीर की अधिकतम कार्य विधियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, बहुसंख्यक कोशिकाधारी प्राणियों में शरीर की अधिकतम कार्यविधियों को नियंत्रित करता है। यानी कि ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन हमारे सभी सिस्टम्स जो है, सभी सिस्टम्स को नियंत्रित करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क का आकार एवं भार भिन्न है। अब ये कोशिकाधारी प्राणी, बहुसंख्यक कोशिकाधारी प्राणियों में अधिकतम ब्रेन ही नियंत्रित करता है। जो स्तनधारी प्राणी है, जितने भी अर्थ पे स्तनधारी प्राणी है, उनका उनमें मस्तिष्क का आकार एवं भार भिन्न है, सबका अलग अलग भार है। जी, जैसे रिहसस प्रजाति के बंदर में मस्तिष्क का आकार चिंपांजी के मस्तिष्क के आकार का एक चौथाई है, और चिंपांजी का मस्तिष्क का आकार मानव मस्तिष्क के आकार के तुलना में एक चौथाई मात्र है। इसी प्रकार व्हेल एवं हाथी के मस्तिष्क सबसे बड़े और भारी होते हुए भी उनके शरीर भार की तुलना में मानव मस्तिष्क में से छोटे एवं हल्के हैं। सबसे बड़ा ब्रेन किसका है? तो वो है मानव का। एलिफेंट इतना बड़ा होता है, उसका वेट भी कितना भारी होता है, लेकिन उसका मेंदु, मस्तिष्क, ब्रेन बहुत छोटा सा होता है। हमारे मानव के हिसाब से वो बहुत छोटा होता है। व्हेल, कितनी बड़ी व्हेल होती है, लेकिन व्हेल का ब्रेन भी बहुत छोटा होता है। सभी प्राणियों में सबसे ज्यादा बड़ा ब्रेन जो है वो मानव का ही है। एक वयस्क व्यक्ति मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, जो कपाल अस्थियों में निर्मित क्रेनियल बॉक्स में एक तरल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में उतराते रहने के कारण मात्र 50 ग्राम भार रहता है। जो कपाल अस्थियों से निर्मित क्रेनियल बॉक्स में एक तरल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में उतरते रहने के कारण 50 ग्राम भार रहता है। विकास की दृष्टि से एक गर्भस्थ भ्रूण में
प्रथम 3 से 4 हफ्ते में मस्तिष्क एक खोखली नली इक्टोडर्मल ओरिजिन के रूप में विकसित होती है, जिसमें 3 खुले हिस्से बने होते हैं। यह 3 खुले अंग निम्न अंगों को जन्म देते हैं। प्रोजेनसेफेलॉन विकास की दृष्टि से गर्भस्थ भ्रूण में 3 से 4 हफ्ते में मस्तिष्क का खोखली नली ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन के रूप में विकसित होती है, जिसमें 3 खुले हिस्से बने होते हैं। ये 3 खुले हिस्से जो है वो प्रोजेनसिफेलॉन, टेलेनसिफेलॉन जो पार्श्वी लैटरल गुहा में कैविटीज में विकसित हो जाता है। डायसिफेलॉन से थैलेमस या हाइपोथैलेमस का विकास होता है, या दोनों मिलकर सेरेब्रल हेमिस्फीयर की रचना करते हैं। मीजेनसिफेलॉन ये प्रोजेनसिफेलॉन है। फिर मीजेनसिफेलॉन ये मध्य मस्तिष्क का भाग विकसित होता है। इससे रॉबेनसिफेलॉन, मेटेनसिफेलॉन से पॉन्स का जन्म होता है। माइलेनसिफेलॉन से मज्जका मेडुला का जन्म होता है। ये दोनों मिलकर अनुमस्तिष्क सेरेब्रम का विकास कराते हैं। ये जो रॉबेनसिफेलॉन है, मेटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन, ये दोनों मिलके सेरेब्रम का विकास करते हैं। तो ये ब्रेन का निर्माण कैसे होता है वो कहा है। जैसे ही बच्चे भ्रूण में आता है तो उसका विकास कैसे होता है वो प्रोसेस बताई है। ये है फर्स्ट प्रोसेस है प्रोजेसिफेलॉन। इससे टेलेनसिफेलॉन और डायसिफेलॉन ये दोनों बनते हैं, निकलते हैं। ये टेलेनसिफेलॉन से कैविटीज उत्पन्न, गुहाएं उत्पन्न होती है। फिर डायसिफेलॉन से हाइपोथैलेमस का विकास होता है। ये डायसिफेलॉन से हाइपोथैलेमस बनता है। मीजेनसिफेलॉन से मिड ब्रेन बनता है। रॉबेनसिफेलॉन में ये दोनों होते हैं, मीटेनसिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन, ये दोनों मिलके इससे तो पॉन्स बनता है। माइलेनसिफेलॉन से मेडुला बनता है, और ये दोनों को मिला और सेरेब्रम का विकास करते हैं ये दोनों मिलके। सेरेब्रम अन्य प्राणियों में भी विभिन्न आकारों का भाग पाए जाने, किंतु मानव सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर 1.5 से 4.5 मिलीमीटर मोटी न्यूरॉन परतें पाई जाती है। इसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्षेत्र निरंतर विकसित होता रहता है। इसका सतह क्षेत्र क्रेनियल कैविटी की तुलना में 4 गुना अधिक होता है। यह अनियमित दरों एवं चोटियों कायरों का बना होता है, सामान्यतः सल्कस। ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट किस तरह से बनता है ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्रेनियल कैविटी, ये सल्की, चोटियां, गायरी, ये सल्कस में कॉर्टेक्स की मोटाई कम होती है, जबकि गायरस में कॉर्टेक्स अधिकतम 4.5 मिलीमीटर होता है। ब्रेन किस तरह बनता है ये दिया हुआ है यहाँ पे। लैटरल व्यू, मीडियल व्यू, यहाँ पे ये सब मस्तिष्क, संपूर्ण मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड सहित 2 समान बराबर हिस्सों में मिलकर बना हुआ और दोनों दाएं बाएं हिस्सों में आपसी संबंध भी मौजूद है। कहने का तात्पर्य है 2 समान हिस्सों में तो बटा हुआ, परंतु दोनों हिस्सों के मध्य कई विभाजन रेखाएं, पार्टीशन वॉल नहीं है।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा शेष सेरेब्रम का हिस्सा व्हाइट मैटर अर्थात एक्सॉन एवं पैकिंग कोशिकाओं से बना हुआ है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं निम्न भांति है। कोई पढ़ेगा क्या? रेडी है? थैलेमस, इनकी विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। थैलेमस किस तरह से बनता है, हाइपोथैलेमस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिमार्फ न्यूक्लियस, इन दोनों का समवेत रूप में कॉर्पस स्ट्राइटम कहते हैं। क्लॉस्ट्रम, एमोग्लाइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब ये सब कुछ जो है ये ब्रेन का पार्ट्स है, ये सभी उसके ट्रैक्स है, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, कोरोना रेडिएटा, ये पथ है उसका। ये एक्सॉन का समूह है, ये कोरोना रेडिएटा जो है ये एक्सॉन्स का समूह है, और ये सूर्य किरणों के समान फैलते हुए दिखाई पड़ता है। इसके पथ है जो इंटरनल कैप्सूल से सेरेब्रम कॉर्टेक्स में जाते आते रहते हैं। इंटरनल कैप्सूल से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते आते रहते हैं ये एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स दोनों पार्श्व सेरेब्रल हेमिस्फीयर के मध्य संबंधित फाइबर्स कॉम्यूशर्स है। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में संबंधित फाइबर्स कॉम्यूशर्स है। कॉर्पस कॉलोस सेरेब्रम के आधार के नर्व फाइबर से बना एक हिस्सा है, जिसमें दो पार्श्व सेरेब्रम जुड़े हुए हैं। ये तो सब कुछ पार्ट है ब्रेन का, किस तरह से बना हुआ है, वो किस तरह से एक दूसरे का संबंध है। ये एक विशेष नर्व फाइबर्स है, जेनिक्यूलेट बॉडीज, गैंग्लियन की भांति रिले स्टेशन है। ये एक दूसरे ये भेजते रहते हैं नर्व फाइबर्स। ये मीडियल जूनिएट बॉडी, जिसे श्रवण संबंधित है, ये नर्व फाइबर्स ऑडिटरी पाथवेज है, जो हम सुनते हैं उसका वो नर्व ब्रेन को लेके जाते हैं। बॉडी ये संबंधित है विजुअल पाथवेज, जो हमने देखा उसको रिले करते हैं। न्यूक्लियर ये कुछ नर्व्स हैं, ये कुछ समुदाय है कोशिकाओं का, नर्व के जैसे कि हमने सर्वाइकल प्लेक्सस देखे ना, कुछ नर्व्स मिलके बनते हैं, तो ये समुदाय है, ये कोशिकाओं का समुदाय है, जो कि थैलेमस ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल फॉर्निक्स एफरंट फाइबर्स प्राप्त करता है। इसका संबंध पिनियल बॉडी से है। इनके एरिया दिए हुए हैं। अब ये एरिया उनका एरिया कहाँ कहाँ पे है, एरिया नंबर 1 2 3 4 एरिया नंबर 4 6 8 9 10, ये किसका क्षेत्र है, ये बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है। 9 10 11 12, ये 4 6 8 जो है ये आदेश लेके आता है, विशिष्ट अंगों को छोड़कर ये मस्तिष्क से संप्रेषित आदेश लेके जाते हैं। ये मोटर कॉर्टेक्स है, एरिया नंबर 4 6 8, और ये 9 10 11 12 ये बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ये दिया हुआ है ना यहाँ पे फिगर में, ये यहाँ पे फिगर्स दी हुई है, कौन कौन सा क्षेत्र है ब्रेन में, ये सब क्षेत्र दिए हुए हैं। ये जो है ये इंटेलिजेंस का क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग कार्य करने के लिए।
कैसा तैयार हो रहा था? 17 नंबर का एरिया जो है, ये 17 नंबर, ये दृश्य विजुअल का एरिया है। ये दृश्य प्रतिक्षेत्र विजियो साइकिक, यानी कि हमने जो देखा उसका क्या करना है वो सोचेगा। ऑडिटरी ऑडियो साइकिक एरियाज, सुनने का 23 एवं 24, ये उच्चारण क्षेत्र है। 39 एवं 40, 41 एवं 42 श्रव्य सेंसरी क्षेत्र है, ये सुनने का। नहीं, श्रव्य यानी कि हम बोलते हैं वो श्रवण करना है, सुनना। श्रवण, श्रव्य यानी श्रवण, श्रवण यानी सुनना, जो हम सुनते हैं। 44 एवं 45 उच्चारण, स्पीच एरिया है ये, 44 एंड 45। तो ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। अब हम ये कल देखेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एएनएस। चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो। आपने शुरू किया क्या?